ना असेंबली में दिया ना पार्लियामेंट में दिया। अब आप देते हैं, अब वो जीतते भी ऐसे हैं कि उनको रोक के रखते हैं कि भाई आप बैठे रहिए बस। मैंने एक अपनी तकरीर में जुमले में कहा कि मुसलमानों का हाल ये है कि हम लोग एक बैंड बाजा की पार्टी है। अब शादी की बारात आती है ना तो बैंड बजता है, हम लोग बैंड बजाते हैं, खूब बजाते हैं। अब दूल्हा घोड़े बैठा, जैसा जिस जगह पर मंडप पर या जगह पर निकाह हो रहा है, दूल्हा तो अंदर चले जाता बारातियों के साथ, और हमको कहा बेटा तुम बैंड बाजा बाहर करो। ये तो नहीं होगा ना, यही तो रियलिटी है। आप तो अच्छा एक बात बताइए, आप इतने प्रोग्राम करते हैं टीवी पर रोज रात में, एक मेरे सवाल का जवाब दिए, माफ करना मैं एंकर को कहता हूँ, आपने इन तमाम पार्टीज के नेताओं से कभी लफ्ज मुसलमान सुना आपके प्रोग्राम में? आजकल बचते हैं क्या लेते नहीं नाम भाई, लफ्ज मुसलमान नामे में क्यों कतराते हैं आप? तुमको दूसरा वोट छिन जाएगा ना। अरे हम वही तो कह रहे हैं, हम यही तो बात उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बता रहे हैं कि आपकी ओर से बीजेपी नहीं जीत रही है। यादव वोट हो या फिर दलित वोट हो या फिर ब्राह्मण वोट हो या फिर जाट वोट हो या फिर आपका अदर ओबीसी समाज वोट हो, सब बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे ना, सारे नेता जो हैं गैर बीजेपी दलों के, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, अब बंदे जाना शुरू कर देते हैं जब चुनाव आता है। सब कुछ आप देखते हैं तो उसका एक उसी पीछे वजह है ना। अब तो राहुल गांधी के बारे में क्या बोला जाए, बेचारा सिद्धू भी भाग गया। जिसको बना के वही भाग जाता है। हम क्या करें? अब अल्लाह का शुक्र है कि हम नहीं गए पंजाब में, वरना बोलते ओवैसी से मिला था वो। क्या करें? एक वक्त आपकी पार्टी के साथ थी, लेकिन नहीं देखिए, दूध का जला छाछ कोई फूक फूक कर पीता है। हम जानते हैं उनको, हम बहुत, जितना हम जानते हैं कोई नहीं जानता होगा। जब आंध्र प्रदेश था उस वक्त उन्हीं की पार्टी में रिवोल्ट हो गया था, तो उनकी गवर्नमेंट गिर रही थी किरण कुमार रेड्डी की, हम वोट दिए उनको बचाने के लिए। उस वक्त बीटिंग याद नहीं आया इनको। यहां हारे तो वायनाड गए क्योंकि वहां पर 35% मुसलमान थे, वहां जीत गए, हमने आपको बचा लिया। आप डूब रहे थे, हमने आपका कहा बेटा मत डूबो ऊपर। अब आप बताइए फिर, आप बड़े बड़े इसका मतलब तो मुसलमानों को राहुल गांधी पसंद नहीं, मतलब तभी बचाया ना उनको। नहीं देखिए, सवाल पसंद का नहीं है ना, बात वक्त क्या होता है कि ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता। हम जब ग्रेजुएशन डिग्री का बीए डिग्री कर रहे थे तो ज़्यादा पढ़ते नहीं थे हम। हमारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर साहब थे, वो एक दिन हमको पकड़ कर लिख गए, ले जाकर बोले कि क्लास में बैठो, हमसे पूछे कि भारत की डेमोक्रेसी क्या है बताओ। बोले तुम बताओ ओवैसी। हम बोले सर आपके रहते हम क्या बोले? पंडित जी थे वो, बोले आप बहुत खूब बड़ा काबिल है। बोले तुम बोलेंगे पढ़ा के बोलेंगे। उन्होंने हमसे कहा कि भारत की डेमोक्रेसी एक स्वयंवरा है, कभी कभी वो जाकर किसी नाकारा के गले का हार डाल देती। तो हम एमएलए बने 94 में, हम उस्ताद के घर पे गए, सर देखिए फूल का हार पहनकर गले से लगा लिया। तो ये यही होता है ना, ऑप्शन नहीं है। अच्छा आप हराइए ना मोदी को। मैं हेडलाइन चला दूं, सदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को नकारा कहा। आप देखिए हेडलाइन चलती है, किसी नहीं चलती है, चलाइए। अच्छा है, वो यूपी में कम आते हैं राहुल गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी बहुत आती हैं। प्रियंका गांधी पार्टी उम्मीद करे कि उनके आने से कुछ कांग्रेस के जो भाग हैं वो खुलेंगे। आपको कुछ जोर दिखाई देता है? मुझे अपनी पार्टी की फिक्र है, मुझे अपने हम लोग जो मोर्चा में उसकी फिक्र है, और हमको ये सबसे बड़ी जो हमारी कोशिश है बीजेपी दोबारा सरकार न बने। अब ये दूसरे पार्टी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो मुझे मैं उसका प्रीवी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि आपका टारगेट है बीजेपी सरकार न बनाए। अभी आप 2-3 बार ये बोल चुके कि मुसलमान के वोट से तो बीजेपी सरकार बनती नहीं है। अब मुसलमान चाहे सपा बसपा कांग्रेस को वोट करे, चाहे आपको वोट करे, अगर बीजेपी को हिंदू वोट मिल गया तो सरकार बन जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी कैसे रोकेंगे? आप क्या नहीं जानते बीजेपी में क्या चल रहा है? आप नहीं जानते सर, इतना भी बोले मत अभी तो कुछ अभी तो खेल शुरू होगा ना, अभी तो बहुत सी चीजें तब्दीली आएगी। बाबा चलाएंगे या फिर कौन चलाएगा मालूम होगा ना। अभी देखिए पाल साहब भी एक दिन के सीएम बने, कैसे बने? कर्नाटका में भी गवर्नमेंट बदल गई। तो ये होता है सर, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, तो कुछ भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले स्वतंत्र सिंह आए थे जो उनके बीजेपी के उन्होंने साफ बोला भाई कोई उसको ऑप्शन ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। उनको तो बोलना पड़ेगा ना, वरना फिर बेचारे शाम तक उनको। अब तो मोदी जी बोल दिए, पॉलीगल में रैली की मोदी जी ने इतनी तारीफ की योगी जी की, आपको अपनी श्रद्धा दी योगी जी के ऊपर कुछ सवाल? देखिए रूपानी को हटाने से 1 महीना या 5 हफ्ते पहले अमित शाह जाकर उनको गुड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिए और उनको हटा दिए। हटाने के बाद बीजेपी के जो बीट के जर्नलिस्ट है वो कहे कि इसलिए हटाया क्योंकि उन्होंने कोविड में काम नहीं किया। तो कुछ भी हो सकता।
भी हो सकता है। योगी को हटाया जा सकता अब पौने रात के 8:45 पर मोदी जी पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखने चले गए तो क्या नहीं कर सकते? देखने चले गए तो आपको इस पर क्या एतराज है? नहीं, एतराज नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ ना सर, आपको बहुत सी चीजें मालूम है, मुझे भी थोड़ा मालूम है। अच्छा, अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की जा रही है राजनीति के अंदर और जिस किस्म की कानूनी कार्रवाई से एक आध का जिक्र अब आपने किया, अब योगी जी को अखिलेश यादव पर तंज मारना था तो उन्होंने कहा अब्बा जान बोलने वाले। इस पर आपने कहा ये डॉग विसल है, जरा इसको explain नहीं, दोनों भी कर रहे हैं। देखिए, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जुमला कहा तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये गलत बात कह रहे हैं, आपको हमारे बड़ों की बेइज्जती करनी नहीं चाहिए। ये रिकॉर्ड में उन्होंने कहा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भाई इसमें आपके बड़ों की बेइज्जती कैसे हो गई? वो डॉग विजिल कर रहे हैं तो वो भी उसको प्रमोट कर रहे हैं ना। आप, ये समाजवादी पार्टी ने असेंबली में कहा आप हमारे बड़ों की बेइज्जती कर रहे हैं। अरे भाई, बड़ों की बेइज्जती कैसे हो रही है? आप उनको पलटाकर कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, अब्बा जान क्यों बोलते हैं? आप पिताजी भी बोलिए, दादाजी भी बोलिए। मगर ये जो डॉग विजिल की पॉलिटिक्स है, दोनों कर रहे हैं और इससे साफ जाहिर हो रहा है। अब आप, और इससे मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैसेज तो नहीं देना चाह रहे ना कि मुसलमानों का बड़ा अपीजमेंट हुआ। भाई चैलेंज करते हैं, बताइए कहां अपीजमेंट हो यूपी में? अगर अपीजमेंट होता मुसलमानों का तो ये बुरा हाल नहीं होता ना। योगी और बीजेपी आरएसएस मिलकर ये पैगाम फैलाती है, झूठ फैलाती है, फरेब करती है कि अपीजमेंट कहां हुआ है? अपीजमेंट तो हुआ ही नहीं, बल्कि डिस्ट्रक्शन हुआ है यहां हर एतबार से। तो इनकी लैंग्वेज यही है। अपीजमेंट को लेकर के ज्यादातर यूपी में रहने वाले लोग जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि एक तो मुजफ्फरनगर याद दिलाया जाता है और आजम खान साहब का रूल उसमें याद दिलाया जाता है किस तरीके से वहां पर मुस्लिम राइटर्स को जो है प्रोटेक्शन मिली थी और दूसरे समुदाय के खिलाफ जो है कार्रवाई की थी। एक बात है। दूसरा ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर में ये एक धारणा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि अपराधी जो है वो अधिकांशतः ज्यादातर आपको मुस्लिम कम्युनिटी के मिलेंगे। ये एक परसेप्शन है और आप यूपी घूम रहे हैं तो आपको सुनने में आता होगा। सबसे पहले मुजफ्फरनगर के राइट्स की जिम्मेदारी तो अखिलेश यादव पर आती है। आजम खान पे कहां आती है? आजम खान मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव पर आती है। भारत की आजादी के बाद 50,000 लोग अगर बेघर हुए पार्टीशन के बाद तो मुजफ्फरनगर में हुए। आपने उन पर केसेस भी नहीं चलाए। आप लोग कैंप्स में मर रहे थे मुजफ्फरनगर में, आप सैफई में ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे। हकीकत है ये। अगर आप केसेस चला देते तो आज योगी आदित्यनाथ को मौका नहीं मिलता कि वो 77 केसेस विड्रॉ कर लेते। मुजफ्फरनगर राइट्स के सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी ने कहा आप खुद केसेस विड्रॉ किए ना। मुजफ्फरनगर के पूरी राइट्स की जिम्मेदारी तो सरकार की थी, जिसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे और उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। ये बार बार आजम खान को क्यों पेश किया जाता है समझ नहीं आता मुझे। ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, आप नाकाम साबित हुए। आपने क्या किया बताइए उन लोगों के लिए? आपने कहा, जब लोगों से कहा कि रिलीफ कैंप में कोई करिए तो आपने बहुत बिल्कुल ही ऐसी बात की कि उसको बैन भी नहीं किया जा सकता। आप अब बीजेपी कहती है कि देखिए फर्क ये है कि योगी राज में नंगा नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ। हम चैलेंज कर रहे हैं, आप बीजेपी का बुला लीजिए, बैठे तो पूछ लीजिए। एनसीआरबी का डेटा है 2019 में 1500 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। एनसीआरबी तो अमित शाह के अंडर आती है, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? 2019 का एनसीआरबी डेटा 1500 इंसिडेंट्स हुए, कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। कैसे बता रहे हैं? कम्युनल इंसिडेंट हो सकते हैं, राइट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड आर्सन, आगजनी। उसी में तो वाकया होता है ना। कम्युनल इंसिडेंट का मतलब क्या है कि मैं आपके घर पे हमला किया, चाहे शीशा तोड़ा हो या घर जलाया, हमने कोशिश तो की, इंटेंशन था। कम्युनल इंसिडेंट हुए हैं। अच्छा, यहां से कानपुर में वो एक 11 साल की लड़की अपने बाप को चिमट कर रो रही है कि मेरा बाप को मत मारिए, आप मार रहे हैं उसको क्या कहेंगे आप बताइए? आपने CAA में फायरिंग की, 22 मुसलमान मर गए। किसने कहा कि वो डायरेक्टेड था मुसलमान तरफ? जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी रिपोर्ट है। तो ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मैं इन सब बातों के साथ जोड़ रहा हूँ मोहन भागवत जी की बातों को। अभी आप इसको कैसे दोनों बातों को देखते हैं एक साथ? यूपी को लेकर के ये बात है, मोदी सरकार को लेकर के ये बात है, और मोहन भागवत ये कहते हैं कि अगर कोई लिंचिंग करता है गाय के नाम पर तो वो हिंदू का पैरोकार नहीं। वो ये कहते हैं अगर कोई हिंदू ये कहता है कि देश के अंदर मुसलमान नहीं होना चाहिए तो वो हिंदू ही नहीं। ये तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आप बोलते हैं। और देखिए मोहन भागवत जो है ना, ये हमेशा एक बात ये कहते हैं, दूसरी जगह जाए कहते हैं कि मुसलमान इन्वेडर्स थे।
ये भी तो कहा उन्होंने कहा असम के अंदर अरे असम में नहीं, मुंबई में मोहन भगवत ने कहा कि मुसलमान इन्वेडर्स हैं और इस्लाम इन्वेडर्स लग गया। फिर झूठ, वो तो मोदी जी को झूठा साबित कर दिए। कैसे बताता हूं मैं आपको, मोदी जी सऊदी अरब गए और वहां के बादशाह को उन्होंने केरल की वो मस्जिद की का रेप्लिका दिया जो 626 में बनाई गई थी। अब आप बताइए फिर कौन झूठ बोल रहा है? अच्छा, ये बोल रहे हैं तो आप कंडेम करिए ना। फिर आप कंडेम क्यों नहीं करते? आप ही के बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं। अगर कोई कहता है फर्क है तो अंधा है वो। बीजेपी अफलाक को मारने वालों को खिलाफ जो मर जाते हैं तो आप उन पर आपका मिनिस्टर जाकर फूल माला चलाता है। झारखंड में मारा जाता है तो आपका यूनियन मिनिस्टर कन्विक्टेड लोगों को फूल का हार खिलाता है। आरएसएस नहीं देख रही है ताकि आरएसएस के बगैर ये सब काम होता है। आरएसएस तो सेंटर है, रिमोट कंट्रोल आरएसएस के पास है। मोदी भी कुछ नहीं कर सकते बगैर आरएसएस के। सच्चाई है, वो बता रहा हूं आपको। और मोहन भगवत बोले जाते हैं ये सब, ये जो है ना कि ऑप्टिक्स के लिए, मीडिया मैनेजमेंट के लिए हम लोग, हमारा एक सॉफ्ट फेस है। आप कितनी झूठ बोलेंगे? तो आप इनकार कर दीजिए जो सावरकर ने कहा, जो गोलवालकर ने कहा है, जो दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी किताब में कहा।